हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए बी क्लासेस बाय रजत ए बी में। जैसा आज हम आपके लिए इस टॉपिक सिंधु घाट सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, को इस टॉपिक में कवर करेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ना किया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आगामी वीडियो आपको मिलते रहें। ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर सिंधु घाट सभ्यता विकसित हुई, यानी कि इसकी बात की जाए तो यह ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुई है सिंधु घाट सभ्यता, जो कहाँ पे, भारत के पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर भाग में, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में यह सभ्यता विकसित हुई। आप इस तरह से पॉइंट नोट करेंगे जैसा कि अभी हमने बताया है। दूसरा पॉइंट है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख, इस टीले की बात की जा रही है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। चार्ल्स मैसन द्वारा कब किया गया? उल्लेख की बात की जा रही है तो 1826 में किया गया, लेकिन एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का रहस्योद्घाटन 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान, जब जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों ने दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगाया। यानी कि उस समय लाइन बिछ रही थी, तो लाइन 1856 में बिछ रही थी कराची और लाहौर के बीच में, जिसमें दो इंजीनियर काम कर रहे थे, वो थे जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। उन्होंने इन नगरों का पता लगाया। कि ऐसा ही आपको लिख लेना है टॉपिक, जैसा कि ये अंडरलाइन किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, और जो इम्पोर्टेंट है वही अंडरलाइन किया है, जो अंडरलाइन किया है वही आपको लिखना है, और जो अंडरलाइन नहीं है उसको हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा, कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। यहाँ पे बात की जा रही है कि 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान पंजाब एक भारत में भी लगता है पंजाब और पाकिस्तान में भी लगता है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी, कहाँ पे? मोंटगोमरी की बात की जा रही है। मोंटगोमरी जिला नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा ये कहाँ पे है? तो आपका पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, जो कि पंजाब प्रांत में है। और इसकी खोज किसने की हड़प्पा सभ्यता की? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की। हो सकता है एक ही नाम दिया जाए तो आपका दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। नेक्स्ट चलते हैं। इस प्राचीन सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला या मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। सिंध का बाग भी इसे कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसमें आप लिख लीजिएगा अलग से, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला, मुर्दों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्खनन कार्य 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। किसने किया? किसके नेतृत्व में? राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। कब किया? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो जो है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। स्थिति बात की जाए तो वर्तमान में, इसे प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, प्रांत की बात की जाए तो सिंध प्रांत है, और जिला लड़काना जिला में स्थित है। तो इस टॉपिक को फिर समझ लें कि मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला, जिसका अर्थ में उत्खनन कार्य 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। ऐसे ही लिखें जैसा कि हम बोल रहे हैं, हमारी भाषा को ही लिखें। बुक से आपको पढ़ा रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से देख सकें, समझ सकें, और जो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसी को आप नोट डाउन करते रहें।
उक्त दोनों स्थलों पर संयुक्त उत्खनन कार्य के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, पूछ लेते हैं कि उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। बस यही अंडरलाइन किया है हमने कि तत्कालीन महानिदेशक जो थे पुरातत्व विभाग के, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जो थे वह सर जॉन मार्शल थे। बस इतना ही आपको करना है तैयार। नेक्स्ट देखते हैं। पिगट ने, यानी एक ये हैं पिगट महोदय भी इनको कहते हैं, स्टुअर्ट पिगट के नाम से पूरा नाम इनका है स्टुअर्ट पिगट। पूरे नाम की बात की जाए तो स्टुअर्ट पिगट, यानी यहाँ पे लिखा है पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। ऐसे पूछते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां किसने कहा है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें आपका स्टुअर्ट पिगट या पिगट करके देंगे, जिसमें आपका राइट आंसर होगा पिगट। तो पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा है। नवीनतम अनुसंधानों और रेडियो कार्बन 14 विश्लेषण के आधार पर इस सभ्यता की तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। रेडियो कार्बन की यानी C14 की बात की जाए तो इसके द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता की आयु का ज्ञात की गई है, तो इसके तिथि जो निर्धारित की गई है वह 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इसमें केवल 6 को ही नगर माना जाता है। नगर की संख्या दी गई तो 6 को दी गई है। 1000 स्थल मिल चुके हैं जो नगर नहीं थे, जिसमें से 6 को नगर माना गया है। और जो 6 नगर माने गए हैं उनके नाम देखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो यानी सिंध में ही पाकिस्तान में ही चनहुदड़ो, गुजरात का लोथल, उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा के हिसार जिले में बनावली। आप लिख सकते हो कि ये हड़प्पा सभ्यता के 1000 स्थलों में से 6 नगरों को ही नगर माना गया है, जिसमें से 6 नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध का चनहुदड़ो, गुजरात का लोथल, उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा तथा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली। 6 नगर की संख्या दी गई, तो 6 नगर आप नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है कि पूछ लें, कि एग्ज़ाम को टफ करने के लिए पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो 6 नगर मिले हैं उनके नाम किस प्रकार हैं। तो आपको नाम याद रखने हैं कि 6 नगर आपके कौन से मिले। ये टफ एग्ज़ाम के लिए बता रहे हैं, जैसे ऐसे हो सकता है कि आने वाले समय में ये पूछें। उम्मीद है इस पे कि ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तो 12,99,000 आकार पूछ रहा है, तो त्रिभुजाकार यहाँ पे नोट डाउन करने की बात है कि हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल जो था उसका आकार क्या था, तो त्रिभुजाकार था। ऐसे लिख सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार, इक्वल करके त्रिभुजाकार लिख सकते हैं, जिससे कि क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं लिखना चाहे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटामिया, उस समय मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता चल रही थी, उससे काफ़ी अधिक था, यानी काफ़ी बड़ा था। नेक्स्ट चलते हैं। इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे, जो आपको अंडरलाइन नहीं है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अंडरलाइन हमने पहले से ही कर दिया है कि आपका क्या इम्पॉर्टेंट है। सिंध सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल में बंदरगाह का अस्तित्व मिलता है। लोथल आपका गुजरात में है, जहाँ पे बंदरगाह क्या होता है, जो समुद्र के किनारे जहाँ पर माल आता जाता हो, आयात निर्यात करने की जगह को ही बंदरगाह कहते हैं। अस्तित्व में आया या अस्तित्व मिला है, जहाँ विदेशी जलयानों का आवागमन होता था। बंदरगाह होगा तो विदेशी जलयान तो आते ही रहेंगे।
तो लोथल से मिलता है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोकेशन देखी जाए तो लोकेशन यही है इसकी, लोथल की, गुजरात के अहमदाबाद में 80 किलोमीटर दूर अरब सागर तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये देखो यहाँ पे आया है प्रथम नगर नियोजन। तो हड़प्पा संस्कृति सर्वोत्कृष्ट विशेषता नगर नियोजन थी। अब ये पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाट जो सभ्यता थी ये नगरीय थी या ग्रामीण थी, तो आपको सीधा जो आंसर लगाना है तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीय थी, ग्रामीण नहीं थी। तो आपको नगरीय ऑप्शन में आपका जो होगा उसमें नगरीय लगाना होगा। नेक्स्ट देखें, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसमें देखिए भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, सिंधु घाट सभ्यता का काल। रेडियो कार्बन से आपको बता दिया है कि 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और जबकि एक काल और पूछा जाता है 2350 ईसा से 1750 ईसा पूर्व। अगर दो आते हैं आपका तो दोनों आपकी, पहली बात तो दो नहीं देंगे, अगर देंगे तो पूछेंगे रेडियो कार्बन के अनुसार कौन सा सही है, तो आपका 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और डीपी अग्रवाल के द्वारा जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व दिखा दे रहे हैं आपको वीडियो में। आप वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ मुद्राओं के आधार पर, मार्शल के अनुसार, व्हीलर के अनुसार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आपका 2350 से 1750 अगर ऑप्शन मिलता है तो इसके साथ जाएंगे, और अगर ऑप्शन नहीं ये वाला मिलता है तो आप 2500 से 1750 ईसा पूर्व टिक कर सकते हैं, जो आपका सही है। अगर काल निर्धारण की बात की जाए, ऐसे जो आपका पूछा जाए कि सिंधु घाट सभ्यता का काल निर्धारण क्या है, समय क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आप खुद देख लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रमुख वस्तुएं। जो उस समय वस्तुएं आती थी, कहाँ से आती थी? यहाँ पे वस्तु प्राप्ति स्थल। तांबा जो है आपका बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, लेकिन आपका ऑप्शन देते हैं ऐसे मिलान करने को, तो देते हैं तांबा तो राजस्थान ही देते हैं। तो आप ऐसे नोट करें, तांबा राजस्थान, टिन अफगानिस्तान। टिन की बात करें, टिन जो है कहाँ से? अफगानिस्तान से। चांदी आपकी ईरान से या अफगानिस्तान से। चांदी में ईरान अफगानिस्तान दोनों को, वैसे ईरान ज़्यादा पूछा जाएगा, एक में दो नहीं दिए जाएंगे। लाज बर्द जो है आपका वंदखांश से। सोना आपका जो है वह मैसूर यानी कर्नाटक, सोना कर्नाटक बात की जा रही है। और इसके बाद आपका सीसा आपका ईरान से है। बस इतना ही करिएगा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत जो है 4-5 चीज़ें हैं, जैसे तांबा, टिन, चांदी, लाजवर्द। फिर पढ़ाने के लिए तो कुछ भी पढ़ लिया जाए, लेकिन इतना मेमोरी में आप कैसे रखेंगे, इतना बहुत है जो आपको एग्ज़ाम बराबर जो पूछता है। इससे ज़्यादा नहीं, वही पढ़िएगा जो सिलेक्टेड हो। ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा है? सिलेक्शन चाहिए हो तो उतना ही पढ़ें जो आपका सिलेक्टेड हो। अब हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण कि विनाश कैसे हुआ, हड़प्पा संस्कृति का आखिर विनाश कैसे हुआ? इतनी बड़ी संस्कृति थी, इतने अच्छे से डेवलप थी, तो कैसे विनाश हुआ? तो अभी अनुमान लगाया जाता है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सका है। कहा गया है कि नदी की शुष्कता, यानी जो नदी पास में बह रही थी वो सूख गई, पानी की कमी के कारण वह सभ्यता नष्ट हो गई। ये कहा है, ये मत जो दिया है वो सूद और अग्रवाल ने दिया है। दूसरा है अस्थिर नदी तंत्र, यानी नदी कभी इधर बहती, कभी उधर, कभी दूर जाती, कभी पास, यानी स्थिर नहीं थी, ये कहा है लैम्ब्रिक ने। तीसरा आपका है जलवायु परिवर्तन। इसको नोट कर लीजिएगा कि पतन कारण में मत के संस्थापक पूछते हैं सीधे जलवायु परिवर्तन किसने कहा, तो आर.एन. स्टीन और ए.एन. घोष ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन हो गया जिससे कि यह सभ्यता नष्ट हो गई। चौथा आपका प्राकृतिक आपदा, के.यू.आर. कनेडी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा आई थी जिससे कि ये सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई। भूकंप जो मैंने टिक किए हैं वो आप जरूर लिख लें,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिलान करने को पूछे जा सकते हैं, जैसे पतन के कारण और मत के संस्थापक। भूकंप रेइस और डेल्स ने। फिर आपका आर्यों का आक्रमण कहा है मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि आप ये जो था इसमें आर्यों का आक्रमण हुआ। वहीं आपका बाह्य आक्रमण कहा है गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि ये बाह्य आक्रमण हुआ जिससे कि यह सभ्यता नष्ट हो गई। और लास्ट है आपका बाढ़ वाला, बहुत पूछते हैं इंपॉर्टेंट, कि मैके राव मार्शल, यानी मैके और मार्शल का नाम बहुत देते हैं, तो इन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। पतन जो है बाढ़ के कारण हो गया। तो आपने देखे कि हड़प्पा संस्कृति के पतन और उनके कारण। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। जैसा हमने पीछे भी बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने 1921 में की थी खोज इसकी। पहले हमने आगे बता दिया आपको, आप नोट कर भी सकते हैं या ना करें तो कोई बात नहीं, आगे आपको इसमें समझा दिया है, तो उसी से आपका हो जाएगा। ये पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है? तो आपके ऑप्शन होगा जिसमें से 6 नंबर भी होगा, तो आपके 6 स्थलों को, जैसा हमने पिछले बताया कि 1000 से अधिक स्थल मिल चुके हैं, जिसमें से 6 स्थल ही हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई। हमने आपको नगर भी बताए हैं, उनको नोट डाउन कर लें। ऐसे ही पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है, नगर की संज्ञा दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसी संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? तो आपका होगा हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर, कांसा कैसे बनता है? तांबे में टिन को मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। हड़प्पा के जो लोग थे, देखो कितने ही ये डेवलप हो चुके थे, ये तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि को भी जानते थे। नेक्स्ट चलते हैं कि टेराकोटा का उपयोग, दिख रहा होगा आपको, टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की जो मुद्राएं बनती थी उनके निर्माण में टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। और सिंधुवासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। ये पूछ सकते हैं आपसे कि सिंधु घाट सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, जिसमें पशुपालन, शिकार करना, कृषि करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका होगा कृषि करना, क्योंकि सिंधु घाट सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य था, कृषि करना था। सिंधु घाट सभ्यता के विषय में जानकारी कम प्राप्त हुई है क्योंकि उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक है। इस काल की जो लिपि है सिंधु घाट सभ्यता के काल की, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और यह जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक है। अभी तक पूरी दुनिया में इस लिपि को किसी ने नहीं पढ़ पाया, इसलिए इसकी जानकारी को पूरी तरीके से नहीं मानते हैं कि यह आपका कैसा। इसमें लेख तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इस टॉपिक को कवर करने के बाद ही हम अगला टॉपिक लाएंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक आज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा कवर करेंगे। सिंधु घाट सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन चाक पर बने होते थे। चाक विकसित हो चुका था। चाक आपका नवपाषाण काल में ही विकसित हुआ था, जैसा हमने पीछे आपको बताया है कि चाक का आप कब आया था? चाक आपका नवपाषाण काल में ही चाक आ गया था। और तो सिंधु घाट सभ्यता तो उसके बाद में आया, तो यहाँ पे चाक के बर्तनों का उपयोग होने लगा था, यानी चाक पे बने बर्तन का उपयोग होता था। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थल पर पाया जाता था। पाकिस्तान और भारत में 1500 स्थल पर पाया जाने लगा इसका विकास।
अब बात करते हैं आपके इसके विस्तार की। तो जैसा इसमें बनाया गया है डायग्राम आपका, वैसा ही सेम आपको बनाना है। उत्तर की जैसे ऊपर की ओर दिशा जो होती है नॉर्थ होती है यानी उत्तर, नीचे साउथ यानी दक्षिण, पूरब आपका ईस्ट और वेस्ट आपका पश्चिम। तो बात की जाए इसकी भारत में इसके स्थिति की, तो पूरब में आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुत्का-गेंडोर पाकिस्तान, उत्तर में आपका मांडा कश्मीर और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। ऐसे ही आपको बनाना पूछ लेता है कि सिंधु घाट सभ्यता के पूरब में कौन सा क्षेत्र है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर दक्षिण, ऐसे पूछता है आपसे। तो नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में मिले हैं। अब ये बात है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप सीधा सीधा आपका कहा गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो आपके गुजरात से प्राप्त होते हैं। ऐसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त होते हैं, 4 ऑप्शन जिसमें आपका गुजरात भी होगा, तो गुजरात से ही इसके सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पावासी उपजाता है। अब यही पॉइंट नोट करने, जैसे हम बताते हैं कि आपको कपास उपजाने का श्रेय किसे जाता है, हड़प्पा वासियों को, जो हड़प्पा के लोग थे, इन्हें कपास उपजाने का श्रेय भी जाता है। यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग कर जुताई के लिए तथा पत्थर के हंसियों का प्रयोग कटाई के लिए, यानी कि जुताई के लिए लकड़ी के हल बैल में लगाकर उनको लकड़ी के हल, जैसे भी ये करते हो जुताई, ये लकड़ी के हल से करते थे। और हंसिए, पत्थर का हंसिया जो बनाया था वो फसल काटने के लिए था। हल का साक्ष्य जो आपका पूछ लेता है वो सीधा कि हल का साक्ष्य कहाँ से मिला, कालीबंगा से। कालीबंगा हमने आपको बताया था राजस्थान में है, जो कहाँ से मिला, तो आपका हल का जो साक्ष्य है आपका कालीबंगा से मिला। पूछता है कि सिंधु घाट सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, इसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आपका ऑप्शन एक ही सही है, जो है कालीबंगा। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था, जो ईंट बनती थी उसका अनुपात क्या था, तो 4:2:1 किसका अनुपात था, ईंटों का अनुपात। नेक्स्ट चलते हैं। ये नहीं पढ़ना है सब, इसको अंडरलाइन नहीं किया, इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे पढ़ना चाहे तो आपके वीडियो में है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक जो चिन्ह है आज भी इसका प्रयोग होता है कलश पर बनाने के लिए या दरवाजे पर बनाने के लिए, पूजा में प्रयोग होता है स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग। स्वास्तिक चिन्ह की बात की जाए तो इस तरह का होता है, दिख रहा होगा आपको, ये होता है स्वास्तिक चिन्ह। और इसका जो साक्ष्य जो सर्वप्रथम मिला है आपको, मिला है, तो वह सिंधु घाट सभ्यता से प्राप्त होता है। घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा से। पूछ लेता है कि घोड़ों का अस्थि का अवशेष कहाँ से आपको मिला है, तो सुरकोटदा से मिला है। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। घोड़े की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल। सेंधववासी मातृ देवी की पूजा करते थे। सेंधववासी किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे सेंधववासी की बात की जाए तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से मिले हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेहलुआ था। पूछ लेता है कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, मेहलुआ। इसको मेहलुआ संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु मोहरों पर एक श्रृंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। एक श्रृंगी बैल जो है उसके चित्र सर्वाधिक मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं। हवन कुंड की बात की जाए, पूछ लेता है कि हवन कुंड, सिंधु सभ्यता से हवन कुंड कहाँ से मिले हैं, तो हवन कुंड की बात की जाए तो वो लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं कि मान्यता थी कि यहाँ पे हवन भी किया जाता था।
पालतू पशु, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि पालतू पशु में क्या नहीं मिला है, यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सबके साक्ष्य मिलते हैं देखिएगा, लेकिन गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पे गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल मेरठ के पास आलमगीरपुर है। ऐसा आपने यहाँ देखा कि पूर्वी जो स्थल है तो मेरठ के पास आलमगीरपुर है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में बात की जाए तो हरियूपिया के नाम से कहा गया है। और विश्व में चांदी सर्वप्रथम हड़प्पा यानी भारत में हड़प्पा में पाई गई थी। विश्व में बात की जाए तो सबसे पहले चांदी कहाँ पाई गई, हड़प्पा में पाई गई। वहीं पे ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से, कालीबंगा राजस्थान, कॉमन सी बात है कि राजस्थान में आपको क्या मिलेगा, ऊंट मिलते हैं। तो जहाँ पे राजस्थान है, रेत है, वहाँ पे ऊंट है, तो वहाँ पे ऊंट मरे भी होंगे, तो इसलिए हड्डियां कहाँ से मिली, राजस्थान, यानी कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान से हड्डियां मिली हैं ऊंट की। सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा था। सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि सिंधु घाट सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वह लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने को है कि लोहे से परिचित नहीं थे, किससे, लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाट के लोग जो थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। सैंधव वासियों का मुख्य भोजन जो था वह जौ और गेहूं था। मुख्य भोजन के रूप में गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे सिंधुवासी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो मिला है वह विशाल अन्नागार मिला है। सबसे बड़ा भवन मिला है मोहनजोदड़ो में, वह विशाल अन्नागार मिला है। यहाँ पे अन्न वगैरह का, गेहूं चावल जो कुछ था उसका भंडारण किया जाता था, इसलिए ये सबसे बड़ा स्थल जो है वह विशाल अन्नागार ही वहाँ पे मिला है। लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। साक्ष्य मिला है कि कब्र प्राप्त हुई है जिसमें लोथल में एक साथ महिला और पुरुष को दफनाया गया है। तो लोथल हमने कहाँ बताया, लोथल आपका गुजरात में है, जहाँ से इस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का साक्ष्य तथा नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूती कपड़ा का साक्ष्य पूछता है आपसे कि सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है आपको, तो वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़े का साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जो आपको मिली है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, यानी कि कांस्य की मूर्ति जो है नृत्य करती हुई वह मोहनजोदड़ो से ही आपकी प्राप्त हुई है। चंदहुदड़ो से दबात तथा मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। चंदहुदड़ो से आपका केवल मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, ये नोट करना कि चंदहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमने पढ़ा रहे हैं इसके नोट्स बना लिए जैसे बताए हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं। जैसे अभी यहाँ पे कि कांस्य की नर्तकी की उनकी मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, जैसा हमने बताया कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये नहीं इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक सी बात है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दे रहे हैं कि हड़प्पा लोगों को हाथी का ज्ञान था और वे गैंडे से भी परिचित थे। कॉमन सी बात है, नोट डाउन करना ना करना, एक बार ऐसे ही पढ़ लेना इसको, ये नोट डाउन करने वाला नहीं है, ये भी नोट डाउन नहीं करना है। हाँ, ये करना है आपको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हड़प्पा लोग नाव बनाने का काम भी जानते थे, तो हड़प्पा लोग नाव बनाने का काम भी जानते थे। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार थे। सभी नगरों में सभी मकान कैसे थे, आयताकार थे, जिनमें पक्का स्नानागार और सीढ़ीदार कुआं संलग्न था, यानी स्विमिंग पूल का भी काम करते थे ये। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला पॉइंट नोट करें, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है
हड़प्पा लोग नाव बनाने का काम करते थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप नोट जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट। सैंधवकालीन मोहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का होता था। सेल खड़ी का उपयोग होता था किसमें? सैंधववासी जो सैंधववासी मोहरे हैं उनको बनाने में आपका किसका प्रयोग होता था? सेल खड़ी का प्रयोग होता था। तो सेल खड़ी का प्रयोग किसमें होता था? सिंधु घाट सभ्यता की मोहरे बनाने में। उस समय जो समाज था सैंधव समाज, डायरेक्ट देखिएगा, सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी कि माता का यानी स्त्री प्रधान था उस समय, मात्र सत्तात्मक था सिंधु समाज। लिखेंगे आप कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था, ऐसे ही नोट करेंगे, ज़्यादा नहीं कुछ लिखेंगे कि सिंधु समाज या सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधव मोहरे बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पूछ लेता है कि आकार किस आकार, 4 आकार याद रखिएगा कि बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार है। नेक्स्ट चलते हैं कि वर्गाकार मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी। वर्ग के आकार की जो मोहरें थी वह सर्वाधिक प्रचलित थी। उसमें से भी इम्पोर्टेंट, 4 में से इम्पोर्टेंट है कि वर्गाकार जो मोहरें थी वह आपकी सर्वाधिक प्रचलित थी। सैंधवकालीन सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से। मोहरें सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो आपकी मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं। बात की जाए कहाँ प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं। दिख रहा होगा आपको, मैंने इसको ब्लैक कर दिया जिससे कि इम्पोर्टेंट दिखे। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं। कहाँ से युग्म समाधियों की बात की जाए, यानी 2 स्त्री और पुरुष साथ साथ गड़े हुए मिले हैं, तो कहाँ से? लोथल और कालीबंगा से। लोथल गुजरात में और कालीबंगा आपका राजस्थान में। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा सभ्यता में आप जो मृतदाह संस्कार जो होता था वह दफनाने से होता था, और जो मोहनजोदड़ो में होता था वह जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सिंधु सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी जिसे कांस्य युग में रखा जाता है। हमने पहले भी बताया कि यह नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय, इससे पहले कोई नगरीय सभ्यता नहीं थी, और यह कांस्य युग में रखी जाती है। यहीं पे लोथल से गोदीवाड़े का साक्ष्य मिलता है। आपका इंपॉर्टेंट है कि गोदीवाड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? तो लोथल और सुरकोटदा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे लोथल और सुरकोटदा। देता है कि ऑप्शन में आपके कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन थे, तो 2 आपके लोथल और सुरकोटदा। लोथल से एक तराजू पाया गया है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये बेसिक है आपका जो आपको बता रहे हैं, ये भी बेसिक है आपका। ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका कि हड़प्पा से तांबे की बनी एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। पूछ लेता है कि इक्का गाड़ी आपकी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाट सभ्यता से, हड़प्पा सिंधु घाट सभ्यता से एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। यह किस स्थल से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ये नीचे है, दिख रहा नहीं है, अब दिख रहा होगा आपको, ध्यान नहीं रहा ऊपर करने का। तो हड़प्पा से जो तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, कहाँ से? हड़प्पा से। इंपॉर्टेंट है आपका कि सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। बतख को क्या मानते थे? अत्यधिक पवित्र मानते थे। कौन? सिंधुवासी। चलते हैं नेक्स्ट। धार्मिक प्रतीक चिन्ह ऐसे ही देख लीजिएगा कि तावीज चलता था उस समय, शास्त्रिक, ये तो अभी भी चलते हैं। योगी के रूप में बैठे शिव जी, श्रृंग, बैल, बकरा, भैंसा, नाग, बैल, भेड़, बकरी, हड्डियों के ढेर, कांस, नर्तकी, शवों के साथ बर्तन एवं अन्य सामग्री,
शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाना, 2 शवों का एक साथ गाड़ा जाना। इससे सती प्रथा का अनुमान होता है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी कोई पुरुष मरा उसकी स्त्री भी मर गई हो। ये सती प्रथा का अनुमान है भाई। एक साथ में डेथ नहीं हो सकती, एक हो सकती है, 4-6 नहीं हो सकती ना। तो बस लास्ट बचा है आपका, ये भी कवर करते हैं। आज सिंधु घाट सभ्यता जो है आपकी कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सिंध सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल एवं उनकी तटीय स्थिति। तो नदी, सागर तट, खुदाई वर्ष, जगह का और उत्खनन करता, ये इम्पोर्टेंट है। इसे ऐसा ही चार्ट बना लें जैसा कि बना हुआ है। और इम्पोर्टेंट है आपका कि रावी नदी 1921 में किसकी खोज? हड़प्पा की खोज। हड़प्पा कहाँ, किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की स्थिति जो है मोंटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान में है। और इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। पूछ लेता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कब वह खोज हुई? 1921 में हुई। और किसके द्वारा इसे उत्खनन किया गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। दूसरा आपका सिंध नदी के किनारे मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध, पंजाब, पाकिस्तान में है आपका। और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध नदी के किनारे खोज इसकी कब हुई? 1922 में हुई। और किसके द्वारा हुई? राखालदास बनर्जी के द्वारा हुई। नेक्स्ट है आपका कि सिंध नदी यानी चंद हुदड़ो जो है वह सिंध, पाकिस्तान में है। यह किस नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे। खोज वर्ष याद रखें या ना रखें, क्योंकि इतने याद रखने आपको मुश्किल पड़ जाएंगे। लेकिन नदी किसके किनारे, यानी कि चंद हुदड़ो किस नदी के किनारे था, यह इंपॉर्टेंट है आपका कि सिंध नदी के किनारे था। और खोज किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे सुरकोटदा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। और सर ओरेल स्टीन ने। वहीं पे आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। और जो हिंडन नदी के तट पर आलमगीर स्थित है। वहीं रोपड़ पंजाब है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। बीबी लाल यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है। हो सके तो आप ये खोज करता याद कर लें, नहीं तो फिर आप जगह का नाम और किस नदी के तट पर स्थित है इसको जरूर कर लें। वहीं पर रंगपुर आपका गुजरात मादर नदी पर स्थित है, जिसका माधव सरोवर वत्स और रंगनाथ ने इसका खोज किया। वहीं पे कालीबंगा है जो है आपका घग्गर नदी पर स्थित, हनुमानगढ़ राजस्थान में। कोट दीजी सिंधु नदी पर स्थित। लोथल भोगवा नदी पर स्थित। पूछ लेता है कि बनावली जो है हिसार हरियाणा में है, बनावली, इसकी खोज किसने की? तो आपका दे रहा है RS बिष्ट ने की। धौलावीरा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल, गुजरात। याद नोट कर लेना इसको कि भारत का सबसे बड़ा जो है हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। इसकी खोज किसने की? JP जोशी ने की। और धौलावीरा जो गुजरात में है, RS बिष्ट, यानी दोनों लोगों ने इसकी खोज की। अन्य महत्वपूर्ण स्थल लास्ट है आपका, यहीं पे टॉपिक आपका कंप्लीट। अन्य महत्वपूर्ण स्थल की बात की जाए तो आपका मेहरगढ़ जो है वह बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। डेरा इस्माइल खां, ये इस बार जैसे ऐसा है कि पेपर टफ बनाने के लिए पूछ सकते हैं कि स्थल कि सिंधु घाट सभ्यता का स्थल डेरा इस्माइल खां किस क्षेत्र में पड़ता है, किस क्षेत्र में मिला है? तो पंजाब जो पाकिस्तान के अंडर में आता है वहाँ से मिला है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। वहीं पे रोजड़ी या प्रभास पाटन जो है आपका गुजरात में। एक बार फिर से, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, डेरा इस्माइल खां पंजाब पाकिस्तान, राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा जम्मू एवं कश्मीर राज्य, रोजड़ी एवं प्रभास पाटन गुजरात। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और लोगों के पास मिल सके ये वीडियो। और
बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि आगामी वीडियो आपके पास आते ही रहेंगे। इतना ही पढ़ें, ज़्यादा फैलाव में ना पढ़ें। जितनी बुक्स हैं उतना लिखा होगा अलग अलग तरीके का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको दिया है। ऐसे ही अंडरलाइन करके आपको पढ़ाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। सिलेक्शन चाहिए हो तो सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है। सिलेक्शन का अर्थ है सिलेक्टेड, यानी सिलेक्शन सिलेक्ट से बना है, और जो आपका सिलेक्शन दिला दे वही आपकी पढ़ाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।